सर, आपको लगता है 2002 से अभी तक में मालूनी का जो विकास होना चाहिए या जो मालूनी की छवि चेंज होनी चाहिए थी वो उतनी स्पीड में चेंज हुई है? देखिए, 2002 से पहले अगर आप मालवनी के बारे में अगर इतिहास निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे हमेशा कम्युनल राइट्स होते थे। 2002 से लेके आज तक का अगर आप देखें तो एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने जो है रामनवमी में बहुत कोशिश की कि यहाँ पे कम्युनल राइट हो। पुलिस ने अच्छा काम किया, उसके बाद भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। नेता माननीय राहुल गांधी जी विधान भवन में या बाहर मीडिया में भी हमेशा अडानी के खिलाफ बात करते हैं। पोर्ट डिपार्टमेंट मत आपके पास था, आपने अडानी को ही पोर्ट क्यों दिया? अडानी के खिलाफ या अंबानी के खिलाफ नहीं है, देश की संपत्तियां आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी। आपके लोकेशन में काफी इनलीगल स्टूडियोज बने हैं, ऐसा बोला जाता है। बोल रहे हैं किरीट सोमैया जी, और उनका मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरा हाथ जो है वहाँ के लोकल विधायक असलम शेख जी का है। स्टूडियो बनाने की पॉलिसी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने लाई थी। आप सर्वे कर लीजिए, अगर जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन मलाड में उससे 2 गुना ज्यादा आपको चारकोप में मिलेगा, उससे 3 गुना ज्यादा आपको बोरोली मिलेगा, उससे 4 गुना ज्यादा आपको दहीसर में मिलेगा, भाकाठाने में मिलेगा, डिंडोशी में मिलेगा। मुंबई को अगर देखना है तो आप गूगल कर लो, गूगल से गूगल मैप से निकाल लो, तो आपको खाली अगर एक ही जगह पे ग्राफ बड़ा दिखाई दे तो आप मुझे जो है कटघरे में खड़ा करिए। 250 घरों को तोड़ा गया था, उसी दिन बीएमसी ने तोड़ा था जिस दिन आपका जन्मदिन था। बांग्लादेशी के नाम पे उनके पूरे घरों को जो है उजाड़ने का काम किया था। जितने घर टूटे थे उसमें से एक बांग्लादेशी आप पकड़ पाए के बताइए। और जिन लोगों का घर उद्ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, उसमें 50% से ज्यादा तो उत्तर भारतीय थे। सरकार आपकी है, 2014 से आप सरकार में बैठे हो, यहाँ पे आप सरकार में बैठे हो, और आप इस तरीके से नंगा नाच करके लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कार्रवाई करो, भेजो उनको, यहाँ पे बसे या कहीं भी बसे, आपकी पुलिस को सस्पेंड करो, आपकी जो एजेंसी काम नहीं करी उसको सीआईडी को सस्पेंड करो। ये सबको पगार किस लिए दिया जा रहा है? आपका एक बयान था कि ये बीजेपी जो बांग्लादेशी के खिलाफ जाती है, इन्होंने खुद ही बांग्लादेश की एक्स पीएम को अपने देश में रखा हुआ है, तो बांग्लादेशी को रखने का काम इन्होंने किया हुआ है, ऐसा कुछ आपने बोला था। एक प्रश्न है जो सरकार को जवाब देना होगा। हम तो विरोध में बैठे, हमसे क्या पूछ रहे हो? हमारे सवाल को आप जो है खुद ही पूछ रहे हो, और वो भी हमसे पूछ रहे हो। हमें सरकार में बिठाइए, फिर हम जवाब देंगे। एक भी बांग्लादेशी इस मुंबई शहर में या देश में रहेगा तो बताना। आपने एक विरोध किया था धारावी का, क्योंकि धारावी के लोगों को मड़ मारवे में या मालूनी के आसपास लाया जा रहा था। बिल्कुल, धारावी से बांद्रा जो है बहुत करीब है, बांद्रा में भी उतनी जगह है, आपको यहीं लाके क्यों डालना है? आपको उनको बर्बादी क्यों करना है? यानी उनको कनेक्टिविटी नजदीक की मिल जाती है ना। आप अगर मलाड़ के लोगों को मानखुर्द भेजोगे, मानखुर्द के लोगों को मलाड़ को भेजोगे, कोई सेंस ही नहीं बनता है। असलम शेख जी ने मंगल प्रभात दोड़ा जी को पूरी फैमिली के साथ खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ऐसी धमकी दी। अगर इस तरीके से हमने अगर कोई बात की होती तो पुलिस हम पे केस करती। वो लावे ना लोगों के सामने, मीडिया के सामने बतावे ना हमने कहा धमकी दी है। लेकिन ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो गया कि काफी राजनीतिक पार्टी में जो अच्छे ओहदे पे बैठे हैं उनका भाषा शैली बदल गई, और यहाँ तक बोल डाले कि असलम शेख पाकिस्तान की औलाद है। कहने के लिए तो मेरे पास भी ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा घिनौने हो सकते हैं। मालूनी पैटर्न को कुछ बीजेपी नेताओं ने ऐसे बोला है कि वहीं पे सबसे ज्यादा फर्जी पैन कार्ड का स्कैम हुआ था। कितने बांग्लादेशी मिले आपने पूछा नहीं? 2 साल से आपका इन्वेस्टिगेशन चालू है। रही बात फर्जी कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है या आधार कार्ड बन रहा है, कौन बना रहा है? ये कोई घर में बैठ के बन रहा है? आपके अधिकारी बना रहे हैं। तो मालूनी में ड्रग्स का व्यापार ना हो या मालूनी में ऐसे युवाओं के पास ड्रग्स ना पहुंचे, आपने क्या कोशिश किया है? लेकिन सरकार जब तक नहीं चाहती ना, तब तक ये रुक नहीं पाएगा। एक मंत्री साहब ने यह भी कहा था कि एक असलम अगर आ गया इस बार तो अगली बार 100 असलम पैदा करेगा। कि नीतीश राणे की कौन सी बात को आप मानोगे? बीजेपी में आने की बात को मानोगे? क्या बीजेपी में नहीं थे तब की बात मानोगे? वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते थे, बाप बेटे दोनों मिलके जो है वो बीजेपी की धज्जियां उड़ाते थे। तो जनता ये तय करे कि उनकी कौन सी बात को मानना है। नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं बिंदास बोल विद गौरी शंकर में हमेशा ऐसे इंसान, ऐसे लोगों के साथ हम बात करते हैं जो बिंदास है एकदम। बहुत से अप्रोच हमें आते हैं सामने से कि मेरे साथ पॉडकास्ट कीजिए, काफ़ी कॉर्पोरेटर है, काफ़ी विधायक भी है, लेकिन सचमुच अगर उनके बातों में दम नहीं है तो बिंदास बोल में क्यों? ऐसे काफ़ी मार्केट में पॉडकास्ट है जहाँ पे वो जाके बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सचमुच ऐसे ही लोग से मैं निकालता हूँ समय और बात करना चाहता हूँ जिनकी बातों में दम है और बिंदास बात करते हूँ। क्योंकि एक एमएलए या कॉर्पोरेटर या मंत्री समाज के लिए एक आईना होता है, वो समाज के लिए लड़ता है, हम सबके लिए लड़ता है, तो बिंदास होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे पास एक ग्राउंड से निकलकर एक मंत्री तक पहुंचने वाला इंसान हमारे साथ है, जो कि 2 बार नगर सेवक बन चुके हैं, 4था टर्म विधायक का है, उसी 4 टर्म में वो एक बार पालक मंत्री, पोर्ट, मत्स्य, ऐसे काफ़ी चीज़ें रहे और काफ़ी काम किया है। यहाँ तक कि
उस एरिया का नाम लूंगा तो आपको लगेगा कि पूरा चेंज कर दिया गया है। उनसे हम रूबरू करते हैं, सामने सामने बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी आरोप प्रत्यारोपण होते रहता है, लेकिन जब हम सामने सामने बात करते हैं तो पता चलता है कि सच क्या है। तो आज मैं मिलता हूं 4 टर्म के एमएलए और 2 बार के नगर सेवक माननीय श्री असलम शेख जी से। सर, स्वागत है आपका। सर, कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हम लोग अपने लाइफ पे बात करेंगे तो बहुत सी चीज़ें सत्यापित हो जाती कि ये सच है कि नहीं, क्योंकि मीडिया भी अभी वो सच मीडिया नहीं है कि जो रियल दिखाती है। इतने कटपिट करके, इतना एआई का ज़माना घुमा के दिखाती, आदमी समझ नहीं पाता कि सच क्या है, गलत क्या है। तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन इसके पहले मैं चाहूँगा छोटा सा परिचय, कि लोगों को यह पता चले कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, आप पैदा कहाँ हुए, क्या एजुकेशन हुआ है, कैसे हुआ, परिवार में कौन है, उसके बाद हम लोग बातें करते हैं। ये देखिए, मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई हूँ। मेरा एजुकेशन भी इस मलाड में ही हुआ और मेरी पढ़ाई के बाद में मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया। पॉलिटिक्स में आने के बाद में जो मेरी गतिविधियाँ रही 2002 से लेके अभी तक का, वो आपने अभी तक का बताई है। और ये पूरे प्रवास के अंदर बहुत सारी अथल-पथल भी हुई है, ऊपर नीचे भी हुआ है, आगे पीछे भी हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें होते हुए भी मुझे इस बात की खुशी है कि मलाड की जनता जो है वो पूरे विश्वास के साथ, एकदम मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी है। सर, आप ना 2007 से नगर सेवक हैं। 2007 या दो। 2002? 2002 से, मतलब एक ऐसे टाइम पे जिस समय सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और लोग मोबाइल पे भी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। आपको लगता है कि तब की राजनीति एक सेवा थी, क्या आज की राजनीति पूरी मैनेजमेंट हो गई है? नहीं, देखिए, राजनीति में और प्रचार में और लोगों तक का मैसेज पहुंचाने के बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। जैसे पत्रकारिता भी ले लो। हाँ। एक ज़माना हुआ करता था कि आज घटना घटी तो दूसरे दिन लोगों को पता चलता था। राइट। आज पत्रकार जो है वो उस पोजीशन पे है नहीं। अभी तो घटना घटी और उसके 1 मिनट पहले, घटना घटी 1 मिनट बाद जो लोगों को पता चल जाता है। सोशल मीडिया के मन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 24 घंटा चल रही है। उसी तरीके से पॉलिटिक्स भी जो है ना, बहुत भयंकर तरीके से जो है वो बदली है। पॉजिटिव भी बदली है, नेगेटिव भी बदली है। लेकिन जो एक 4 जो स्तंभ होते हैं इस देश के, उस स्तंभ को कहीं न कहीं जो है आज पब्लिक जो है हिला हुआ पा रही है। आज आप देखिए कि मीडिया के ऊपर भी लोगों का विश्वास उठ गया है। जुडिशरी के ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा लोगों का विश्वास जो आगे पीछे हो रहा है। तो ये सारी बातें आई हैं और ये बदलाव आने वाले दिनों में और आगे जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, सर, आपको लगता है 2002 से अभी तक में मालूनी का जो विकास होना चाहिए या जो मालूनी की छवि चेंज होनी चाहिए थी, वो उतनी स्पीड में चेंज हुई है? देखिए, 2002 से पहले अगर आप मालवनी के बारे में अगर इतिहास निकाल के देखेंगे, तो वहाँ पे हमेशा कम्युनल राइट्स होते थे। वहाँ पे जो है बहुत सारी अनएजुकेशनल बातें ज़्यादा थी। 2002 के बाद 97 में जब हमारे वालिद वहाँ पे नगर चुनाव सेवक थे। बने, नगर सेवक बने, तो उन्होंने ज़्यादातर जो है काम किया, फोकस किया, वो एजुकेशन के ऊपर किया। मैक्सिमम स्कूल्स वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे बनाने का काम किया, जो बैठी चाल जैसे में थी। 2002 में जब हम पहली बार जीत के आए, उन सारी स्कूलों को आप देख लीजिए, तो आज की तारीख में अगर मुंबई में सबसे बड़ी महानगर पालिका की स्कूल कहीं है, तो मलाड में है। सबसे ज़्यादा स्कूल कहीं पे है, तो मलाड में है। और कई जगह तो आज स्कूल्स के अंदर हम प्राइवेट एनजीओज़ को लेके एआई और बाकी और अच्छा उनका किस तरीके से कैलिबर बढ़ाया जाए, वो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। 2002 से पहले ये हालत थी, 2002 के बाद आप देखिए कि किस तरीके से बदलाव हुआ। आज एक ऐसा एरिया है मलाड मालवनी, जहाँ पे 100% रोड्स हो गए। आज ऐसा एरिया है कि आज कॉल सेंटर के अंदर जाओ, मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, आज लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है, एजुकेशन से जोड़ा गया। 2002 से लेके आज तक का अगर आप देखें तो एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। हाँ। अभी थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने जो है रामनवमी में बहुत कोशिश की कि यहाँ पे कम्युनल राइट हो। पुलिस ने अच्छा काम किया, उसके बाद भी कम्युनल राइट नहीं हुआ। मुंबई शहर में जगह जगह पे कम्युनल राइट आज भी हो रहे हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना हो कि 2002 से लेके आज तक का जो है कहीं भी जातिवाद पे या कम्युनल राइट्स आपको मालूम नहीं दिखाई दिया हो। राइट, राइट। ये बदलाव है। हाँ, ये हकीकत है लोगों के सामने। सही कह रहे हैं। सर, 2002 में अभी जस्ट मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, तो किसी जिसका पॉडकास्ट हुआ था उन्होंने बोला था कि 2002 के पहले आपके पिताजी भी नगर सेवक थे, उसके बाद आप भी नगर सेवक थे, लेकिन जिस पार्टी से आप लोग नगर सेवक थे, उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। देखिए, ऐसा है कि उसका भी एक कारण था। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तो बहुत सारे फेर विचार इस देश के अंदर है।
कई जगह पे, कई राज्यों में जहाँ कांग्रेस हुआ करती थी, आज कांग्रेस नहीं है। कई लीडर्स उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है हमने जो है समाजवादी से चुनाव लड़ा था, चुनाव जैसे चुनाव जीता। उसके बाद में गुरुदास कामत जी ने जो है फिर से हम सब लोगों को बुलाया, हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और कांग्रेस के साथ फिर आ गए। अच्छा सर, आपके नेता माननीय राहुल गांधी जी हमेशा विधान भवन में या बाहर मीडिया में भी हमेशा अदानी के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब आप पोर्ट में मंत्री थे, पोर्ट डिपार्टमेंट मत्स्य आपके पास था, आपने अडानी को ही पोर्ट क्यों दिया? अदानी के खिलाफ या अंबानी के खिलाफ नहीं है। देश की संपत्तियां जो आप उद्योगपतियों को दे रहे हैं उसके खिलाफ राहुल गांधी जी है। किसी भी, कितने सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, किसी के खिलाफ क्यों नहीं? आप देखिए कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने या वहाँ की सरकार जो बनी, उन्होंने सारे का सारा जो है एक सिलेक्टेड लोगों को ही देने का काम किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी हो गई। राइट। या तो नॉर्मन बैंक जैसे, एक आप सोचिए कि अमेरिकन एक बैंक थी, जब वो कोलैप्स हुई तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हुई। तो इस तरीके से निजीकरण करने का काम के खिलाफ राहुल गांधी जी है। रही बात, आपने एक प्रश्न किया कि पोर्ट के संदर्भ में, जिस पोर्ट की आप बात कर रहे थे उस पोर्ट को जो है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये अदानी जी को अलॉट किया था। उस सुप्रीम और हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करते हुए हमारी सरकार ने उसका खाली अमलबजावनी की थी। अच्छा, आपके लोकेशन में काफ़ी इनलीगल स्टूडियोज़ बने हैं, ऐसा बोला जाता है, बोल रहे हैं किरीट सोमैया जी, और उनका मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं पूरा हाथ जो है वहाँ के लोकल विधायक असलम शेख जी का है। देखिए, ऐसा है कि मुंबई की जो पहचान है वो माया नगरी से है। आज भी मुंबई को लोग जो है यहाँ की सेलिब्रिटीज़ की वजह से ज़्यादा जानते हैं। सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ रहते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, जो भी सेलिब्रिटीज़ है, हीरो हीरोइन जो भी है, मुंबई की अपनी पहचान है। हमारा जो एरिया मड से लेके गोराई उत्तन तक का, ये SEZ था। उस SEZ था। और ये स्टूडियो बनाने की पॉलिसी किसने लाई थी? स्टूडियो बनाने की पॉलिसी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने लाई थी। और उस स्टूडियो की पॉलिसी के तहत सिर्फ मलाड में नहीं, पूरे मुंबई शहर में जो है लोगों ने उस पॉलिसी के तहत स्टूडियो बनाने का काम किया था। वो स्टूडियो मलाड में भी बने, वो स्टूडियो बोरोली में भी बने, वो स्टूडियो कांदिवली में बने, वो स्टूडियो पवई में भी बने, वो पूरे साकीनाका में भी बने। आज अगर देखने जाएं तो पूरे मुंबई शहर में उस स्टूडियो से लोगों को आमदनी होती थी और सरकार की ये अच्छी सोच थी। उसके बाद में पॉलिटिकल कारण की वजह से वो पॉलिसी को रद्द किया गया और मुंबई शहर में जो है कई स्टूडियो जो है तोड़े गए या निकाल दिए गए। उससे नुकसान किसका हुआ? महाराष्ट्र सरकार का हुआ, यहाँ के अपने लोगों का हुआ। यहाँ का रोजी रोजगार, एक स्टूडियो के अंदर करीबन 200-400 लोग काम करते हैं, 200-400 लोगों का पेट चलता है। यही सोच को लेके ही देवेंद्र फडणवीस जी ने ये पॉलिसी लाई हुई थी। आज भी यही पॉलिसी फिर से कंसिडर करके लागू करने का काम चालू है। तो पॉलिसी गलत नहीं थी, खाली ये था कि भाई किसी को बदनाम करना है तो कैसे किया जाए। रही बात इलीगल की बात, दहीसर से लेके चर्चगेट तक चले जाओ, मानखुर्द से लेके आप घाटकोपर तक चले जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इलीगल होता है। इलीगल घर बनते हैं और उसको तोड़ने का काम महानगर पालिका करती है। अगर कोई इलीगल होती है तो उसको जो सर्टन एजेंसीज है उसका काम है उसकी थोड़ा कार्रवाई हो। लेकिन पूरे उत्तर मुंबई जिला में एक ही किला जो है वो कांग्रेस ने गढ़ बचा के रखा है। आप सर्वे कर लीजिए, अगर जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन मलाड में, उससे 2 गुना ज़्यादा आपको चारकोप में मिलेगा, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको बोरोली मिलेगा, उससे 4 गुना ज़्यादा आपको दहीसर में मिलेगा, भागाठाने में मिलेगा, डिंडोशी में मिलेगा। मुंबई को अगर देखना है तो आप गूगल कर लो, गूगल मैप से निकाल लो, तो आपको खाली अगर एक ही जगह पे ग्राफ बड़ा दिखाई दे तो आप मुझे जो है कटघरे में खड़ा करिए। लेकिन अगर मुंबई में हर चीज़ बड़ी है तो खाली मुझे इसके ऊपर आरोप लगाना ये ठीक बात नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि आप एक कांग्रेस के इस क्षेत्र में, उपनगर में एक ही विधायक है, वो भी स्ट्रांग विधायक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पीछे या आपके कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। क्योंकि एक और मुद्दा था ऐसी इनलीगल तोड़क के कार्रवाई के चक्कर में, 250 घरों को तोड़ा गया था। उसी दिन BMC ने तोड़ा था जिस दिन आपका जन्मदिन था। वो BMC ने उपहार दिया था कि क्या किया था पता नहीं, लेकिन उसी दिन और आपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। देखिए, ऐसा है कि जब भी मेरा जन्मदिन आता है तो मैं पिछले 27 सालों से जन्मदिन इस तरीके से मनाता हूँ कि मैं आई टेस्टिंग रखता हूँ और उसके बाद में पूरा 1 महीना जो है फ्री आँखों का ऑपरेशन कराता हूँ लेंस के साथ में। उसके बाद में जितने भी ऑर्फेनेजेस हैं
उन सब में उन गरीब और अनाथ बच्चों को जो नए कपड़े और ये दिलाने का काम करता हूँ। उसके अलावा जितने भी हैंडीकैप्स हैं उनको हम व्हील चेयर देने का काम करते हैं। ईयरिंग का प्रॉब्लम रहेगा तो ईयरिंग का काम करते हैं। और जितने भी जो बच्चे या बच्चियाँ पूरे साल भर में जो कोर्सेज करती हैं मलाड में रहने वाली, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग की कोर्स करती है, तो ऐसे बच्चों को हम उनको किट देने का काम करते हैं ताकि वो रोज़ी रोज़गार से सक्षम हो सके, या उसको जो है मशीन देने का काम करते हैं ताकि वो उसको कर सके। ये बर्थडे इस तरीके से मैं मनाता हूँ और इसमें हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और मुझे प्यार देके जाते हैं। ना तो कभी आपने देखा होगा किसी 5 स्टार में मेरा बर्थडे मनाया गया, ना किसी बहुत तरीके से उत्साह करके मनाया गया। अब ये जो करीबन 300-400 जो झोपड़पट्टियाँ तोड़ी गई थी, बगैर नोटिस दिए, हाँ। बगैर कोई ड्यू प्रोसेस किए, हम्म। बगैर कानून किए, क्या भूल के तोड़ी गई थी कि यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं हाँ। और बांग्लादेशी के नाम पे उनके पूरे घरों को जो है उजाड़ने का काम किया था। हम्म। मैं आज भी कई बार चैनल से बोलता है कि मुझे एक बांग्लादेशी, जितने घर टूटे थे उसमें से एक बांग्लादेशी आप पकड़ पाए के बताइए। और जिन लोगों का घर उद्ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया, उसमें 50% से ज़्यादा तो उत्तर भारतीय थे। उसमें कितने सारे लोग दलित थे, उसमें मुसलमान थे, उसमें और कई जाति के लोग थे, लेकिन एक भी बांग्लादेशी नहीं था। और अगर बांग्लादेशी कहीं पे भी है, खाली मलाड नहीं, पूरे मुंबई शहर में कहीं पे भी है, उसको पकड़ो, उसको कार्रवाई करो, उसको डिपोर्ट करो। सरकार आपकी है। 2014 से आप सरकार में बैठे हो, यहाँ पे आप सरकार में बैठे हो और आप इस तरीके से नंगा नाच करके लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे? आप कार्रवाई करो, भेजो उनको। यहाँ पे बसे या कहीं पे भी बसे, आपकी पुलिस को सस्पेंड करो, आपकी जो एजेंसी काम नहीं कर रही उसको सीआईडी को सस्पेंड करो। ये सबको पगार किस लिए दिया जा रहा है? यानी आप खुद मत करो और किसी को बदनाम करो। मीडिया से भी मेरी हमेशा से यही रही है कि अगर कोई गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई करो। आपने 10-10 बार जो है वो वोटर लिस्ट चेक किए, आपने सब कुछ अपना हथकंडा कर लिया बदनाम करने का, हिंदू विरोधी बताने का, सारा करने का। मुझे इस बात का आज भी अभिमान है कि आज भी 60 नहीं 65% से ज़्यादा मुझे हिंदू लोग वोट देते हैं और मैं जीत के आता हूँ इस मुंबई शहर में। आज भी सेकुलरिज्म इस मलाड के अंदर, इस मुंबई के अंदर, इस देश के अंदर जिंदा है। सर, अभी बांग्लादेशियों के बारे में आपने बात किया, आपका एक बयान था कि ये बीजेपी जो बांग्लादेशी के खिलाफ जाती है, इन्होंने खुद ही बांग्लादेश की एक्स पीएम को अपने देश में रखा हुआ है, तो बांग्लादेशी को रखने का काम इन्होंने किया हुआ है, ऐसा कुछ आपने बोला था। ये मैंने यही कहा था कि बांग्लादेशियों के बारे में आप अगर ऐसा बोलते हैं तो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है वहाँ से चुनाव से, और वहाँ जो एक आंदोलन खड़ा हुआ था बांग्लादेश का, वहाँ से वहाँ की जो पीएम आके यहाँ पे रुकी हुई है, तो वो भी तो बाहर बांग्लादेश से आई है। हाँ। बगैर इनवाइट किया आई है, बगैर कुछ आई है, तो आप तो उन्हें एग्जाइल नहीं दे रहे। हाँ। मुंबई शहर के अंदर या देश के अंदर कहीं पे भी बांग्लादेशी है, आपकी सरकार है, आपकी एजेंसी अगर फेलियर है, आपके मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? आप अपने लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? या आप पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जहाँ से बॉर्डर में तो आपकी सेना लगी, हमारी सेना लगी है, अगर वहाँ से अगर घुसपैठ आ रहे तो कैसे आ रहे, क्यों आ रहे? ये एक प्रश्न है जो सरकार को जवाब देना होगा। हम तो विरोध में बैठे, हमसे क्या पूछ रहे हो? हमारे सवाल को आप जो है खुद ही पूछ रहे हो और वो भी हमसे पूछ रहे हो। हमें सरकार में बिठाइए, फिर हम जवाब देंगे। एक भी बांग्लादेशी इस मुंबई शहर में या देश में रहेगा तो बताना, लेकिन ऐसा नहीं है। जी सर, आपने एक विरोध किया था धारावी का, क्योंकि धारावी के लोगों को पुनर्वसन के लिए मढ़ मारवे में या मालूनी के आसपास लाया जा रहा था। आपने विरोध तो किया था, विरोध करते समय 2 बातें आपने बोली थी। पहला बात बोला था कि यह पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है। दूसरी बात आपने बोला था कि अगर यहाँ लाने से अच्छा है आप उनको बांद्रा आशीष शेलार की विधानसभा में क्यों नहीं कर देते। देखिए, ऐसा है ना कि जो स्लम में लोग रहते हैं, उनकी रोजी रोजगार, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका सारा कार्यक्रम एक जगह हो जाता है। आप अचानक किसी को उठा के अगर कहीं भेजोगे, यानी आप जो सिटी में रह रहे हैं उसको एक सबब के कोने में भेजोगे, उसमें 2 चीज़ के नुकसान। एक तो उनका परिवार उद्ध्वस्त हो जाएगा, उनके बच्चे के एजुकेशन समाप्त हो जाएंगे, और प्लस मलाड पे भार आएगा। मलाड में रोड के उस वक्त के जो मढ़ मारवे का रोड है वो कितना छोटा है। मलाड में ऑलरेडी जो अगर इस तरीके से स्लम्स आपने लाएंगे तो उसमें पानी की समस्या, सीवर की समस्या, ये सारी समस्या के ऊपर आपने तो कुछ काम ही नहीं किया है। आप उठा के तो 50,000 लोगों को ला रहे हो, 50,000 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया है क्या? आपने रोड बनाया क्या? सीवर बनाया क्या? गार्डन बनाया क्या? और फिर लाके आप स्लम ही दे रहे हो, जबकि ऑलरेडी धारावी जितना स्लम तो ऑलरेडी मालवनी है। तो इसको डेवलप करने के संदर्भ में मैंने पत्र लिखा कि इसको डेवलप करिए, इसको आगे करिए, और उसके साथ में धारावी को भी करिए। आप धारावी को और लाओगे तो मलाड के अंदर ऑलरेडी इतनी ट्रैफिक हो रही है, आप देखिए क्या परिस्थिति है। मलाड एक ग्रोइंग अप एरिया है, बोरोली एक ग्रोइंग अप एरिया है, तो ये एरिया में आप एक्स्ट्रा अगर कुछ लाओगे तो लोगों को
तकलीफ होगी, खास करके मलाड़कर को तकलीफ होगी, इसलिए मैंने विरोध किया था। लेकिन आपने बोला कि आशीष शेलार की विधानसभा में डालना है, बांद्रा में डालिए। बिल्कुल, धरावी से बांद्रा जो है बहुत करीब है, बांद्रा में भी उतनी जगह है, आपको यहीं लाके क्यों डालना है, आपको उनको बर्बादी क्यों करना है? यानी उनको कनेक्टिविटी नजदीक की मिल जाती है ना। आप अगर मलाड़ के लोगों को मानखुर्द भेजोगे, मानखुर्द के लोगों को मलाड़ को भेजोगे, कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसलिए मैं जब एमएलए था या जब मैं कॉर्पोरेट, तब भी मैंने कहा कि जब भी आप मुंबई शहर में किसी चीज़ का काम करते हैं, चाहे बॉटल नेक निकालना हो, चाहे रोड बनाना है, चाहे ड्रेनेज बनाना है, या बड़ा नाला क्लियर जब करते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर्स इफेक्टेड होते हैं उनको वहीं दो, आजू बाजू में दो। होता क्या था, जो मानखुर्द के लोग थे उनको दहिसर में देते, दहिसर के लोगों को मानखुर्द में, घाटकोपर के लोगों को कांदिवली में लाते थे, कांदिवली के लोगों को घाटकोपर भेजते थे। काफी डिस्टेंस हो जाता है, सेंस नहीं बनता था। उस तरीके से हमने आयुक्त को बोल के सर्कुलर भी निकाले थे, और इस तरीके के काम उल्टे सीधे हो रहे थे, उसको ठीक करने का किया। अच्छा सर, मैंने देखा है पिछले 3 साल से, जिस हिसाब से मैं आपकी विधानसभा को निगरानी कर रहा हूँ, हमारे पालक मंत्री सबसे ज़्यादा आपकी विधानसभा पे ध्यान रखे हुए। छोटा सा भी एक केस हुआ, छोटा सा भी आपस में विवाद भी हुआ, तो पालक मंत्री यहाँ पहुँचते हैं, जो कि मंगल प्रभात लोधा जी हैं। मतलब ऐसे काफ़ी वारदात देखा गया है जहाँ होता है कि वो कॉरपोरेटर तक ही निपट जाए, लेकिन वो पहुँचते हैं। इन सब के बीच में एक बड़ा धमाका होता है एक दिन सोशल मीडिया पे, और उस सोशल मीडिया पे ऐसा आता है कि असलम शेख जी ने मंगल प्रभात लोढ़ा जी को पूरी फैमिली के साथ ख़त्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ऐसी धमकी दी। क्या सच, क्या वारदात क्या था वो? देखिए, ऐसा है कि किसी छोटे आदमी को भी अगर कोई धमकी दे और उसमें तथ्य होता है तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है। मंगल प्रभात लोढ़ा तो एक सीनियर मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, एक झूठ बोलने का काम उन्होंने लोगों के सामने किया। इतना तक कि उन्होंने असेंबली में भी कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी। यानी कितने लाचार हैं वो, और कितने लेवल के झूठ बोलते हैं। आप सोचिए कि इतना बड़ा उद्योग करने वाला आदमी कैसे कहाँ तक पहुंचा होगा कि झूठ बोलने का काम कर रहा है। अगर इस तरीके से हमने अगर कोई बात की होती तो पुलिस हम पे केस करती। वो लावे ना लोगों के सामने, मीडिया के सामने बतावे ना हमने कहाँ धमकी दी है, हमने क्या अपशब्द कहा। हाँ, मैंने ये जरूर कहा और आज फिर कहता हूँ कि आप किसी गरीब को बर्बाद करोगे तो वो तुमसे लड़ने की ताकत नहीं रखता है। वो भगवान के पास, अल्लाह के पास, वाहेगुरु के पास अपनी आवाज़ लगाएगा, और जब उसकी आवाज़ लगेगी, आपने किसी गरीब को दबाया, आपने किसी मजबूर को दबाया, आपने किसी को तबाह किया, तो उसके लाठी में जो है आवाज़ नहीं आएगी, और आपके ऊपर भी जो ऊपर वाला उसी तरीके की कार्रवाई करेगा। जी, लेकिन ये मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि काफ़ी राजनीतिक पार्टी में जो अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, मुंबई अध्यक्ष तक के ओहदे पे बैठे हैं, उनका भाषा शैली बदल गई, और यहाँ तक बोल डाले कि असलम शेख पाकिस्तान की औलाद है। देखिए, ऐसा है कि मैंने उस वक्त भी यही कहा था, मैं आज भी ये कहता हूँ कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश में कहीं कमी रह गई होगी, वरना कहने के लिए तो मेरे पास भी ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा घिनौने हो सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया, आज भी नहीं करता हूँ। बेसिक ये था कि किस तरीके से असलम शेख को हिंदुओं से दूर किया जाए। तो पहले लोढ़ा जी आए, बोले यहाँ दलितों के साथ गलत हुआ करता। आप देखिए पूरा सीक्वेंस वाइज देखिए। पालक मंत्री आए, बोले यहाँ दलितों के साथ गलत होता है। फिर दलितों, हमारे जो है बौद्ध समाज के लोगों ने होर्डिंग लगाया कि असलम शेख के बारे में आप गलत मत बोलिए। आज तक का पूरे मलाड़ के अंदर किसी ने बौद्ध मंदिर बांध के नहीं दिया, समाज मंदिर बांध के नहीं दिया, ना उनके किसी एमएलए ने बांध के दिया, ना उनके कभी एमपी ने बांध के दिया, ना किसी मंत्री ने बांध के। असलम शेख ने हमें बांध के दिया, और ऐसा झूठा लगाने का नहीं, ऐसे होर्डिंग्स लगे, भाग गए। अब उन मुझे हिंदू विरोधी बता रहे। अगर हिंदू विरोधी होता तो मुझे आज ये 65% से ज़्यादा हिंदू वोट जिताते थे क्या? मैंने तो उनसे ये आह्वान किया था कि अगला चुनाव तुम लड़ लो। एक गरीब आदमी के सामने 1.5 लाख करोड़ का आसामी लड़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ हैं। आप मुझे कितना भी बदनाम करने का कोशिश करो, आप कितना भी मुझे हिंदू विरोधी बोलने का कोशिश करो, आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले मंत्री हो, और तुम्हारा नाम जो है झूठ बोलने वाले मंत्री में ही आएगा। और अगली बार, इस बार नहीं लड़े, अगली बार जरूर लड़ लेना। मैं फिर आपको आह्वान करता हूं कि आपको जो है यहाँ की जनता आपको सही जवाब देगी, और खास करके हमारे हिंदू भाई आपको जवाब दे देंगे। जी, इस बार के कॉर्पोरेशन चुनाव में टिकट बंटवारे में काफ़ी कांग्रेस के ऊपर ब्लेम आए। एक वार्ड का भी खबर मैं आगे अलग बात करूँगा। आपके पार्टी के ही जिला के कार्यकारी अध्यक्ष चंगेज मुल्तानी जी, जो ज़्यादातर चुनाव काफ़ी बार जीत चुके हैं, लेकिन इस बार आप टिकट न देकर अपने ही आप रिलेटिव अहाद खान को आपने टिकट दिया, जो हार गए, और चंगेज मुल्तानी जी शिवसेना ओबीसी से जीत जाते हैं।
क्या लग रहा है कि कांग्रेस के पास पहले से ही कम सीटें हैं लेकिन अपने लोगों को खो रही है? देखिए ऐसा है कि टिकट देना जो होता है एक प्रोसेस होता है कांग्रेस पार्टी में। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से आया उसको टिकट दे दिया, एनसीपी से आया उसको टिकट दे दिया, या शिवसेना से आया और टिकट दिया, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखेगा। चंगेज़ मुल्तानी जो थे वो खुद कभी कभी कांग्रेस पार्टी से लड़के जीते नहीं थे। वो खुद या तो कभी इंडिपेंडेंट से जीते हैं या किसी और पार्टी से जीते हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी में उन्होंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने से पहले अगर उन्होंने बीजेपी पार्टी या शिवसेना पार्टी अगर ज्वाइन कर ली और तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो जब उन्होंने इलेक्शन से पहले किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, AB फॉर्म किसी को दिया नहीं गया था, तो ये आरोप लगाना तो कोई बात ही नहीं बनती। अच्छा, ये सेम सर आपके विधानसभा के बगल का विधानसभा डिंडोशी है, वहाँ भी काफ़ी ऐसे आरोप चल रहे थे कि इस क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र का टिकट बांटने की जिम्मेदारी पे सबसे ज़्यादा जो से है वो असलम शेख जी का है, जिसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व है, 20 से 40 लाख रुपए लेके टिकट दे रहा है, ना कि हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि देखो मैंने आपको बताया कि ये पूरी एक हमारा एक प्रोसेस है टिकट बांटने का। कि वर्षा ताई है तो उन्होंने डिसीजन लिया, मैं है तो मैंने ले लिया, अमीन है तो अमीन ने ले लिया, भाई जगताप है तो भाई जगताप ने, ऐसी हमारी पूरी एक टीम है, वो टीम बैठ के उसमें डिसाइड होता है। और रही बात आरोप, इस तरीके से हमेशा लगता है, हर पार्टी को लगता है। कौन से पार्टी को नहीं लगता है? भारतीय जनता पार्टी का तो कार्यालय तोड़ दिया गया था, आपने देखा होगा कई जगह पे। तो कई जगह तो उन लोगों ने अपने पक्ष छोड़ के उन लोगों ने दूसरे पक्षों से जाके चुनाव लड़ा, वो UBD से चुनाव लड़ा जी। तो इस तरीके की बातें जो हैं बेबुनियादें होती हैं और जिनका कुछ अस्तित्व नहीं होता है वो इस तरीके की बातें करते हैं। जी सर, इस बार आपके बेटे हैदर ने भी बहुत अच्छा चुनाव जीता है। मुंबई में बहुत कुछ MLA के बच्चे ने इस बार आपके आसपास के बहुत से, जैसे अंकित प्रभु ने और आपके बेटे ने, ऐसे बहुत बहुत नाम उठा है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें और उठी हैं जो हो सकता है आपके पास तक आई हो। जब हैदर ने फॉर्म भरा था तो उनके सामने ना ही शिवसेना ना ही BJP अपने कैंडिडेट उतारने वाली नहीं थी। ऐसा बोला जाता है काफ़ी विरोध RSS एंड बजरंग दल का होने के बाद मुंबई का यही एक ऐसा वार्ड है जहां से शिंदे गढ़ का शिवसेना ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, BJP ने भी उतारा था, UBT ने उतारा था, जो कि नहीं तो गठबंधन होने के कारण कोई एक ही उतारता, लेकिन तीनों ने उतारा था जो 2 की जगह। कहीं ना कहीं ये वोट को काटने का प्लानिंग था या क्या था? देखिए ऐसा है कि उस वार्ड में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था और आज आप देखिए कि वहाँ पे BJP ने भी चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा, शिवसेना ने भी उतारा, UBT भी ने उतारा, समाजवादी ने भी उतारा, सब पार्टियों ने अपना अपना कैंडिडेट उतारा। इन सबके वोट मिला के जो है ना 1/4 वोट बने, यानी सब मिलके लड़ने के बाद में है ना 25% वोट पाए, 75% जो है वो हैदर से जीता है। मुंबई शहर में सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीता है। तो ये बात तो बोलना ही बेकार है कि कोई मतलब वहां लड़ा नहीं। वहां पे कितने कैंडिडेट लड़े? 15 कैंडिडेट के करीब, मुझे याद नहीं आ रहा, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, 12 से लेके 14 कैंडिडेट के ऊपर वहां पे चुनाव लोग लड़े, हर पार्टी का चुनाव लड़ा है। और वहां पे मंत्री तक का आके जो है भारतीय जनता पार्टी के या सेना के गए, मुख्यमंत्री खुद वहां पे जो थे पहले के मांझी एकनाथ शिंदे जी के बेटे आके गए, सारे लोग आके गए। तो ये बोलना तो बेकार ही है कि भाई कि कुछ था उधर। लेकिन सर ऐसा भी बोलते हैं कि देवेंद्र जी पूरा महाराष्ट्र चला रहे, लेकिन मलाड में सारी पार्टियों को आप ही रन कर रहे हैं। अब ये तो ऐसा बोला जाता है तो कि मलाड में चाहे शिवसेना हो चाहे UBT हो, ये जो नेता लोग आ रहे हैं यहाँ से, हाँ, ये किस लिए आ रहे हैं? ग्राउंड के जो राजनीति में है वो आपके सब कनेक्ट में है। नहीं, मेरे होते तो भाई उनकी 3 सीटें कैसी आती? हाँ। BJP की 3 उम्मीदवार जीते हैं मलाड से, हाँ। और UBT का एक कैंडिडेट जीता है मलाड से। तो ऐसा तो नहीं है, ये सब बातें चलो अच्छा, मुझे पावरफुल बना रहे, अच्छी बात है। नहीं, ये बोल रहे हैं लोग, बोलते कुछ भी हो जाए मलाड में वही चल रहा है जो असलम शेख चाह रहे हैं। देखिए मलाड में इन्होंने हर बार जो है ना प्रयोग करके देखा। हाँ। इन्होंने पहले उत्तर भारतीय कैंडिडेट दिया, वो हार गया। उसके बाद में इन्होंने जो गुजराती कैंडिडेट दिया, वो हार गया। उसके बाद में इन्होंने जो है मराठी कैंडिडेट दिया, वो हार गया। तो बेसिकली ये सारा शाम दाम दंड भेद जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अब मेरे विरोध में तो भाई CM साहब खुद आके यहाँ पे प्रचार करके गए मेरे अगेंस्ट के अंदर। तो बचा क्या है इसके अंदर? इस तरीके की बातें करके कोई मतलब किसी ना किसी तरीके से एक मालवनी पैटर्न जो सही हुआ है, सच पूछो तो इस महाराष्ट्र ने लोगों के सामने बताना चाहिए
कि एरिया अगर डेवलप हो सकता है तो कैसे हो सकता है, एरिया में शांति अगर ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं, एरिया का प्रोग्रेस हो सकता है तो कैसे हो सकता है। मालवनी पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में लागू करना चाहिए ताकि लोगों की भावनाएं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, प्रगति की हो, एजुकेशन के मामले में हो, नौकरियां के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो। तो ये तो आके दूसरा ही कुछ बोलने की कोशिश करते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं। जी, ये मालवनी पैटर्न आपने जैसे उठाया, मालवनी पैटर्न को कुछ बीजेपी नेताओं ने ऐसे बोला है कि वहीं पे सबसे ज़्यादा फर्जी पैन कार्ड का स्कैम हुआ था, जहाँ पे इतने पैन कार्ड बने हैं जिस पे वो लोन लेते हैं, सिविल दिखाते हैं, फिर लोन लेते हैं, लेकिन लोग वहाँ होते नहीं। आपको इसकी जानकारी आई होगी। देखिए, ऐसा है ना कि मालवनी पैटर्न का वर्ड लाया था ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने। बोले यहाँ पे बांग्लादेशी सबसे ज्यादा है। जी। कितने बांग्लादेशी मिले? आपने पूछा नहीं है? 2 साल से आपका इन्वेस्टिगेशन चालू है। रही बात फर्जी कार्ड बन रहा है, पैन कार्ड बन रहा है या आधार कार्ड बन रहा है, कौन बना रहा है? ये कोई घर में बैठ के बन रहा है? आपके अधिकारी बना रहे हैं, आपके अधिकारी लोग कर रहे हैं। करो, उनको जेल में डालो। कौन रोक रहा है आपको? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? आप सरकार में बैठे हो, आप ऐसे फर्जी काम करने वालों को जेल में डालिए ना। मैं तो हर बार चिल्लाता हूं अधिवेशन के अंदर कि ड्रग्स का कारोबार एक लेवल से ज्यादा इस मुंबई शहर में बढ़ रहा है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको ड्रग ही दिखेगा। आप किसी भी बस स्टैंड पे चले जाइए, आपको ड्रग ही दिखेगा। आप किसी भी गार्डन में चले जाइए, आपको कोई ना कोई गलत काम करते हुए दिखेगा। क्या कर रही है आपकी सरकार? आप सिर्फ हिंदू मुसलमान में लोगों को फंसा के रखोगे क्या? कि मुंबई को भी संघाई से बेटर बनाने का काम करोगे? मुंबई को भी खूबसूरत बनाने का काम करोगे कि नहीं? लोग यहाँ से दुबई क्यों जाते हैं? अगर आप इसको सही तरीके से कर दो, आप यहाँ पे सही इंफ्रा कर दो, तो लोग यही करेंगे। आज मुंबई से 10 फ्लाइट क्यों जाती है? क्योंकि तुम्हारा फेलियर है। तुम 15 साल से कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम इसको वर्स्ट कर रहे हो। सिर्फ जाति जाति में भेद करके जो है ना, मुंबई शहर का नहीं, पूरे महाराष्ट्र का, देश का सत्यानाश कर रहे हो। जी सर, आपने ना आपके क्षेत्र में 2 सांसद के साथ आपने काम किया है। एक कांग्रेस के समय में सांसद माननीय संजय निरुपम जी के साथ भी काम किया आपने, और बीजेपी के सांसद माननीय गोपाल शेट्टी जी के साथ भी काम किया। आपको क्या लगता है, एज ए पार्टी छोड़ दीजिए, तो दोनों में सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करने में आपका अच्छा अनुभव रहा है? देखिए, दोनों जो थे वो एक अपने अपने तरीके से काम करने वाले लोग थे। संजय निरुपम जी जो थे वो एक वर्कहॉलिक इंसान थे। मुझे लगता नहीं कि कोई उन 5 सालों में जब वो सांसद बने तो कोई एरिया छोड़ा। और विरोधी है तो मैं उसकी बुराई करूं, ऐसा मेरा छवि कभी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं। तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके लोगों की सेवा करने में पीछे नहीं हटते थे। रही बात गोपाल शेट्टी थे दूसरे, गोपाल शेट्टी तो नीचे से मेरी तरह आए हुए थे। वो मेरी तरह से कॉर्पोरेटर बने, वो मेरी तरह से एमएलए बने, वो मेरी तरह बाद में वो आगे जाके एमपी बने। उन्होंने भी जो है वो ज़मीन से जो है वो लगकर लोगों की काम करने का उन्होंने प्रयास किया। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे दोनों में जो है वो बातें आई कि भाई ये काम या वो काम, तो हमने कभी हमारा इस मामले में क्लैश नहीं हुआ कि ये काम मैं ही करूँगा, ये काम तुम्हें ही करना चाहिए। हमने फिर वो भी बोला कि भाई जिसकी भी एनओसी पहली होगी उन्होंने काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ने भी अपने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर काम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद रहे उन्होंने कभी भी जो है वो माइनॉरिटी एरिया को बहुत ज़्यादा काम करे ऐसा दिखाई नहीं दिया। अच्छा, आपने भी सर ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे। मैं मानता हूं कि ड्रग्स का आज सरकार, शासन, प्रशासन उनके हाथ में, बीजेपी के पास है जो शासन में है, लेकिन एज ए इतने टाइम से आप विधायक है, 4था टर्म आपका विधायक है, तो मालूनी में ड्रग्स का व्यापार ना हो या मालूनी में ऐसे युवाओं के पास ड्रग्स ना पहुंचे, आपने क्या कोशिश किया है? देखिए, एज ए विधायक मैंने हर बार असेंबली में आवाज़ उठाई। मैंने मैक्सिमम मीटिंग्स इसकी जो है आयुक्त के पास, एडिशनल के पास, डीसी के पास ली और मैक्सिमम मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की। लेकिन सरकार जब तक नहीं चाहती ना तब तक ये रुक नहीं पाएगा। मालवनी को आप बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए, बोरोली के जो विधायक है उपाध्याय जी, दिन रात लगे पड़े, रोज चिल्लाते हैं कि भाई ड्रग्स को कहीं खुद जाके मार रहे हैं। उनके प्रयास देखा होगा उन्होंने, आपने कोशिश कर रहे हैं, सरकार नहीं सफल हो पा रही है। योगेश सागर को देखिए, अमित साटम को देखिए। मुझे मुंबई शहर में एक ऐसा विधायक बताओ जो डीपीडीसी की मीटिंग हो या हाउस हो जिसमें वो ड्रग्स के बारे में ना बोलता हो। मुंबई शहर में जितना ड्रग्स मालूनी में फैला है उतना ही मानखुर्द में फैला है, उतना ही सबसा एरिया जो बेस्ट है कोलाबा में फैला है, बांद्रा में फैला है, सब जगह एक में एक। अगर आप उनमें से डिटेल्स निकालोगे तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे विधायक तो छोड़ो, सारे सांसद भी यही कहते हैं
कि ड्रग्स के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अच्छा, लेकिन इसका रुकने का सर कोई उपाय नहीं दिख रहा, मतलब जब तक गवर्नमेंट नहीं चाह लेगी। सरकार अगर मानसिकता बना ले कि हमें रोकना है, हम्म, क्यों नहीं लोग दुबई में ले जाते हैं, हम्म, क्यों नहीं लोग सऊदी में कर पाते हैं, क्यों नहीं लोग सिंगापुर में कर पाते हैं। यार अगर हम सोच ले कि हमको नहीं होना है तो नहीं होगा। जी। आप तय कर लो, आप पुलिस को बोलो कि आप जगह पे सस्पेंड हो जाओगे, कमिश्नर को बोलो आपको छुट्टी दे दी जाएगी, आप कार्रवाई करिए, बंद हो जाएगा सब। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक ये धंधे बंद नहीं होंगे। सर हमने बहुत मुद्दों के बारे में बात कर लिया, बहुत सी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर लिया। आप नो डाउट थोड़े से विकास, ये ड्रग्स के मुद्दे बहुत उठाए हैं, काफ़ी स्लम्स के बारे में बात किए, लेकिन आप एक चीज़ में और बहुत फेमस है, मेरे को उसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि आज छोटे छोटे एक्ट्रेस और बड़े बड़े एक्ट्रेस जो सिनेमा में है, यूथ है, वो आपको बहुत याद करता है मलाड मस्ती के नाम से। क्या है मलाड मस्ती और कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया? देखिए ऐसा है कि इक्वल स्ट्रीट करके जर्मनी के अंदर एक एक ऐसा मनाया जाता है, वीक में एक डे ऐसा मनाया जाता है जहाँ पे जो है स्ट्रीट जो है, रोड जो है, मेन रोड जो है बंद करते हैं, पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है कि पब्लिक आके अपने एक्टिविटीज़ उसके अंदर करे। और वही चीज़ यहाँ पे लेके जो है इस मुंबई शहर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने लाया था इसे इक्वल स्ट्रीट के नाम से। जब इक्वल स्ट्रीट के नाम से यहाँ पे लाया और कई जगह पे उन्होंने करने की कोशिश की, कई जगह पे उनको थोड़ा मोड़ा सक्सेस मिला, कई जगह पे वो नहीं कर पाए। उसके बाद में जब ये कॉन्सेप्ट मेरे ध्यान में आया तो मैंने कहा कि इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं पॉलिटिक्स जितना करता हूँ उतना अपने आप को भी टाइम देता हूँ। दिन में अपने आप को, नहीं तो हफ्ते में 5 दिन तो अपने आप को देता ही हूँ। शाम हुई तो मुझे खेलना है, शाम हुई तो मुझे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आज इस एज में भी मैं कोई भी 25 साल के बच्चे के साथ में कॉम्पिटिट कर सकता हूँ, जो भी गेम मैं खेलता हूँ उसमें, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉकिंग हो, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को लाया, प्लस हमने ये देखा कि आज बड़े बड़े जब अवार्ड्स होते हैं या बड़े बड़े जब एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें सर्वसाधारण गरीब आदमी जो है उस एक्टर तक पहुंच नहीं पाता है, उस सिंगर्स तक पहुंच नहीं पाता है, उस जो अच्छा ये होता है, मतलब स्पोर्ट्समैन होता है, उस तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये समाज के जो जितने बड़े लोग हैं जिनको लोग सिर्फ पर्दे पे देखते हैं, वो क्यों ना फिजिकल देखे। फिर हमारे रिलेशन भी सबके साथ अच्छे थे, तो हमने मलाड मस्ती लाई। मलाड मस्ती एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया हमने कि लोग आज ड्रग से ज़्यादा अगर खतरनाक अगर कोई चीज़ है वो है टेलीफोन। हर छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक का एवरेज 4 घंटा देता है, जबकि जब ये आया था तब ये टेलीफोन कंपनियों का टारगेट था कि करीबन 6 घंटा हर बंदे का इस पे जाए। इसलिए आप देखिए कितने ऐप्स आ गए, कितनी एक्टिविटीज़ आ गए, या तो आप इंस्टा पे जाओगे या तो फेसबुक पे जाओगे, या कुछ ना कुछ एवरेज। यानी माँ भी अपने बच्चे को खाना खिलाना तो हाथ में मोबाइल देती है और फिर दूध की बोतल देती है हाँ। या खाना खिलाती है। इस मलाड मस्ती के अंदर हमने 45 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ रोड पे रखी है। हमने जुम्बा रखा है, हमने जो है योगा रखा है, हमने जो है फाइट्स क्लब रखा है, हमने बॉक्सिंग रखा है, मतलब 45 इस तरीके से एक्टिविटीज़ रखी है जो बच्चों को फिजिकली फिट रखे। और उसके बाद में एक स्टेज रखा है, उस स्टेज के ऊपर हम उन तमाम टॉप लेवल के जो सिंगर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको लाते हैं और लोगों के सामने रखते हैं ताकि वो भी वो फील ला सके जो पैसे वाले ला सकते हैं। और एक भी रुपया जो है इसके अंदर किसी से लिया नहीं जाता है। सब हमारे लोकली जो स्पॉन्सर्स होते हैं, जो भी पैसा उसमें आता है उसी में लगाया जाता है। कोई आर्टिस्ट पैसा नहीं लेता है, कोई सिंगर्स पैसा नहीं लेता है, कोई सेलिब्रिटी पैसा नहीं लेता है। सबको मालूम है कि ये जनता के लिए फ्री बंदा करता है, तो उनका भी ये मन करता है कि हम भी जनता से ज़्यादा मिले ताकि उनका भी कनेक्ट अच्छा हो। और मुझे इस बात का बहुत ही फ़ख्र है कि सुबह अगर 40,000 आदमी 7 बजे अगर कोई जमा कर सकता है इस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, वो असलम शेख है। आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे जब वो कार्यक्रम शुरू होता है, 1000 आदमी से लेकर 40,000 आदमी जो है वहाँ पे जमा हो जाता है कार्यक्रम खत्म होने तक। नहीं, आज भी सर बात सही है आपकी, आज भी मलाड मस्ती का लोग वेट करते हैं कि कब आएगा। मैं आपका पॉडकास्ट के पहले मेरी रिसर्च टीम से मैं बात कर रहा था कि MLA असलम शेख का पॉडकास्ट है, हमारा रिसर्च चलता है। उन्होंने बोला वो मलाड मस्ती वाले, मतलब आप
एक अलग क्षेत्र में, अलग विधानसभा में आप विधायक है, ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वो मलाल मस्ती वाले असलम शेख। तो ये काफ़ी अच्छा है और युवाओं को बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर आपको बधाई इसके लिए और ऐसे ही करते रहिए। लेकिन सर आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मंत्री साहब ने यह भी कहा था कि एक असलम अगर आ गया इस बार तो अगली बार 100 असलम पैदा करेगा। मैं तो चाहता हूं कि इस देश में 1000 असलम पैदा हो, इस देश में 1000 अब्दुल पैदा हो, इस देश के अंदर 1000 अमित पैदा हो, इस देश के अंदर 1000 ऐसे लोग पैदा हों जो लोगों को नौकरियां देने की सोच रखते हो, जो लोगों को एजुकेशन देने की सोच रखते हैं, जो लोगों को फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, जो लोग चाहते हैं कि इंफ्रा आगे बढ़े, जो लोग चाहते हैं कि महिलाओं को सक्षम किया जाए, ये सारे सोच रखने वाले और अगर 1000 असलम आते हैं तो क्या है देश के लिए, खराब क्या है इसमें? हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से मंत्री नितेश राणे जी का कहना कुछ अलग था। हाँ, कि अगर इस बार असलम शेख को आप जिताएंगे तो अगली बार असलम शेख अपने जैसे और असलम शेख तैयार करेंगे और देश में एक ही कौम आगे बढ़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि नितेश राणे की कौन सी बात को आप मानोगे? बीजेपी में आने के बाद की बात को मानोगे, क्या बीजेपी में नहीं थे तब की बात मानोगे? वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते थे, बाप बेटे दोनों मिलके जो है वो बीजेपी की धज्जियां उड़ाते थे। तो जनता ये तय करे कि उनकी कौन सी बात को मानना है और उनको कितना सीरियस लेना चाहिए। सर कुछ समय पहले आपने बीएमसी के ऑफिसर का एक लेटर लिखा था कि बीएमसी के ऑफिसर का एक सिंडिकेट चल रहा है। आपने यह लेटर बीएमसी कमिश्नर को दिया था, क्या था वो मैटर सर? देखिए, जहाँ तक का मेरा ये सोच है कि मुंबई के अंदर जो महानगर पालिका है या सरकार है, इसके अंदर जो पैसे हैं ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, ये एमपी एमएलए के या किसी के बाप किसी की का जागीर नहीं है, है। राइट। ये टैक्स पेयर के पैसे हैं, इसको सही तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए। तो मैं महानगर पालिका के नगर सेवक रहने से लेके एमएलए बनने से लेके मंत्री बनने तक, मंत्री बन था, सिटिंग मंत्री भी महानगर पालिका के खिलाफ लेटर लिखता था कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरे इस पुराने सफ़र में, यानी 2002 से लेके आज तक के सफ़र में, मेरे सारे लेटर्स अगर आप निकालें और उसका अगर अभ्यास करें तो महानगर पालिका का ज़्यादा नहीं 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया मैंने टैक्स पेयर्स का बचाने का काम किया होगा। मैंने कई ऐसे टेंडर कैंसिल कराए जो समझो 2000 के थे वो 1500 में हुए, जो 1000 करोड़ के थे वो 700 करोड़ में हुए। इस तरीके के बेनिफिट हमने जो है लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे बचाने का काम किया। मुंबई शहर के अंदर रोड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था। सबसे पहले एक भी रोड मुंबई शहर में एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं बनते थे। मैंने आवाज़ उठाई और मैंने उस टाइम पे जो एएमसी थे संजय देशमुख, उनको बोला कि मुझे मुंबई शहर में एक रोड बताओ जो आप बता दो कि सही तरीके से बना है। हमने उस जमाने में 45 ट्रायल पिट किए, यानी बने हुए रोड में 45 जगह पे हमने खड्डे करके जो है वो देखा। एक सिंगल रोड महानगर पालिका जो है वो बता नहीं पाई कि ये रोड हमने सही तरीके से किया है। इनफैक्ट स्कूटर के नाम पे जो है वो लॉरियों का बिल लिया गया था। वो सारी चीज़ों की जब सारी चीज़ें में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने फाइंड आउट किया, कॉन्ट्रैक्टर को जो है काली यादी में डालने का काम किया, उनसे पैसे रिकवर करने का काम किया। आज उसके बाद अगर मुंबई शहर में अगर रोड अगर अच्छे दिखाई दे रहे, आपको बेटर रोड दिखाई दे रहे, वो मेरे जैसे सर्वसाधारण कार्यकर्ता की वजह से दिखाई दे रहे। लेकिन आज मैं फिर भी कहता हूँ कि अभी भी जो है वो सही तरीके से कारोबार यहाँ पे नहीं हो रहा है। आज देखिए, आप मेघा वाले को आपने दिया, आज मेघा वाले को पूरा रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्टर दिया, कौन काम कर रहा है? ये वही कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं जो पहले यहाँ पे थे। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको तुमने जो है वो जो मालिक था कंपनी का उसको तुमने कॉन्ट्रैक्टर बनाने का काम किया। सब कॉन्ट्रैक्टर का काम मेघा वाले का वही लोग कर रहे हैं। तो यही तो राहुल जी जो आवाज उठा रहे कि हर आदमी अपनी कंपनी लेके मालिक बने। आप 3-4 लोग को मालिक बना के सबको मजदूर मत बनाइए। हर गांव में अपना एस्टेब्लिशमेंट हो, हर गांव में अपने लोग मजबूत हो, हर शहर में अपने लोग मजबूत हो। एक आदमी राज्य नहीं चलावे, 5 आदमी देश नहीं चलावे, ऐसे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की सोच ये है कि गांव-गांव में लोग सक्षम हो, शहर-शहर में लोग सक्षम हो, एरिया में लोग सक्षम हो, एरिया में लोग अपनी तरीके से मजबूत हो। ये सोचो कि हर आदमी मजबूत होना चाहिए, चंद आदमियों के ऊपर देश नहीं चलना चाहिए। जी सर, आप मंत्री थे तो ऐसा कोई वाकया आपके पास है कि आप मंत्री थे, आपने कोई अच्छा बड़ा प्लानिंग किया था, अगर और 3 साल रहता
वो प्लान बहुत सक्सेसफुल होता, लेकिन आज वो प्लान को बंद कर दिया गया। देखिए ऐसा है कि इस देश की सबसे पहली वाटर टैक्सी यानी हाँ। पानी के अंदर के जो सफर करने का वो कार्यक्रम मैंने आपने शुरू किया किया था। था। मैं Yes. वहाँ मंत्री था। इस राज्य के अंदर जो रोरो सर्विस शुरू की वो भी मेरे वक्त की हुई है। मैं उस वक्त ये चाह रहा था कि मुंबई शहर को हमने वर्ल्ड के बेस्ट टॉप प्लानर को मैंने और आदित्य ने बुलाया था। हम दोनों ने मिलकर उनको टाउन प्लानिंग के लिए दिया था कि हम बाहर जाते हैं तो फुटपाथ्स कैसे होते हैं, अंडर ब्रिजेस कैसे होते हैं, किस तरीके से गार्डन्स होना चाहिए, किस तरीके से एक एक जगह को यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि बच्चों को अगर सही तरीके से पढ़ाई नहीं मिल रही है, स्लम एरिया है, कहीं दुकानें चलती हैं, कहीं म्यूजिक चलता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो ब्रिज के नीचे पढ़ सकता है क्या, गार्डन में जाके पढ़ सकता है क्या, किस तरीके से इंफ्रा बनना चाहिए, उसकी हमने शुरुआत की थी। मुंबई शहर में आपने देखा वर्ली ब्रिज के अंदर नीचे हमने ब्यूटिफिकेशन किया था, उसके बाद में दादर में किया था, उसके बाद में कोरोना का वक्त था, कुछ ज़्यादा करने का था नहीं, लॉक थे, लेकिन हम अंदर बैठे बैठे इस तरीके की प्लानिंग कर रहे थे कि भाई किस तरीके से ब्यूटीफाई किया जाए। और उसके अंदर हमने शुरुआत की थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। और इस बात का मुझे हमेशा खेद रहेगा कि अगर मुझे 2 साल मिल गया होता तो डेफिनेटली मुंबई शहर को एक इंटरनेशनल शहर का दर्जे के लेवल का बनाने में कहीं पीछे नहीं पड़ता मैं। तो सर आपने अभी जो बताया कि क्योंकि मुंबई में फ्लाईओवर्स काफ़ी है, तो आपने ये भी सोचा था कि फ्लाईओवर के नीचे जो आज मुंबई की हालत ख़राब है, बेगर्स ज़्यादा है, ऐसे फालतू चीज़ें, ड्रग्स के काम वहाँ चलते हैं, उसके नीचे कुछ बना देते तो बहुत अच्छा होता। देखिए वही कहता हूँ ना कि हमने वर्ली के नीचे आपने देखा किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन किया था। दादर में हमने ऐसा बनाया कि लोग वहां जाके पढ़ सके, एजुकेशन कर सकते, चर्चा कर सके, छोटे मोटे गेम कर सके। हमने वहां पे रबर्स के ये डाल दिए थे ताकि छोटा मोटा बच्चा आके खेल भी सके। वहां पे इलीगल पार्किंग ना हो, वहाँ पे इलीगल बेगर्स नहीं जाए, वहाँ पे ड्रग्स का कारोबार ना हो, वहाँ पे लाइट किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारे चीज़ हमने किया था। उसके बाद में क्या हुआ, हमारी सरकार जाने के बाद में सिर्फ और सिर्फ शोकेस वाली लाइट लगा दी। जो लाइट्स 1000 रुपए की मिलती 4-4 हजार में लगा दी, जो चौथे महीने में गायब हो गई। पूरी मुंबई शहर को बड़ा ही सिंगापुर बना दिया गया था। सारे खंबे के ऊपर लाइट लगा दी गई थी। रात गई बात गई, सारा काम ऐसा था, सुबह से लेके चांद तक था, नहीं तो रात तक था। सारी चीजें चली गई। हजारों करोड़ रुपए इन टैक्स पेयर्स के कहाँ गए, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ब्यूटिफिकेशन के नाम से 4000 करोड़ से ऊपर इस मुंबई शहर में लगाया गया। कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज लाके मुझे आपके पॉडकास्ट में बताइएगा। नहीं दिख तो नहीं रहा सर। सर इसी के साथ साथ एक सोशल मीडिया पे हो सकता है अफवाह हो, और मेरे कोई सवाल नहीं सर, सब मैंने रिसर्च किया है। ऐसा माना जाता है कि 2024 वाले चुनाव में कांग्रेस आपको टिकट नहीं देना चाहती थी और आप बीजेपी से ट्राई कर रहे थे। क्या अफवाह है पता नहीं, लेकिन आपको सच्चाई पता होगी। ऐसा है ना कि बीजेपी का ये स्टाइल रह चुका है, या तो ले लो या तो बदनाम कर दो। तो अगर इस तरह की कोई बात आती है तो नई बात क्या है बताइए, नया क्या है इसमें बताइए। आप बीजेपी से ट्राई कर रहे थे? नहीं, अगर बीजेपी से ट्राई करता होता तो मैं कांग्रेस से क्यों होता। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां मैं था वहीं हूं और वहीं रहूंगा। सही बात है। सर आपको क्या लगता है कि मुंबई को किस चीज ने सबसे ज्यादा पीछे किया है? मुंबई को जो सोच और जो प्लानिंग की जरूरत है वो मुझे लगता है कि ये लोगों ने उसके ऊपर काम नहीं किया। मुंबई शहर के अंदर मुंबई का ही अगर कोई जवाबदार इंसान उसको बनता जो मुंबई को समझ सकता था, तो मेरे ख्याल से मुंबई को बहुत बेहतर बना सकता था। खाली कोस्टल रोड बना के आपने रोड की समस्या तो दूर की, मुंबई की अंदर की समस्या कुछ नहीं है। मैं नगर से था तब से चिल्ला रहा हूँ कि मुंबई शहर के अंदर बच्चों को खेलने का मैदान नहीं है, इसलिए गलत एक्टिविटीज़ में जाते हैं। इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से हर 1000 आदमी के पीछे 1 एकड़ जगह होना चाहिए। आज 1 लाख आदमी के पीछे 1 एकड़ जगह है क्या, मुझे आप बताइए। नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए था। मुंबई शहर के अंदर पार्किंग की समस्या है, जितनी पार्किंग्स है, आपने ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जितना पैसा बर्बाद किया, उतने ही पैसे में सारे ये जो पार्किंग के प्लॉट्स है वो ऊपर खरीद कर सकते थे ओनर लोग से, और वहाँ पे आप पार्किंग बिल्डअप कर सकते थे। मुंबई शहर में जितने भी आरजी ग्राउंड थे, आपसे खुद अगर सक्षम नहीं हो तो आप प्राइवेट पीपीपी में लाके ऊपर मैदान रख सकते थे, नीचे पार्किंग बना सकते थे, ताकि जो है रिकवरी भी आ जाती, पैसे भी कमाते थे और गार्डन भी अपना बना रहता था। तो बहुत सारी इस तरीके के इंफ्रा के ऊपर जो है विचार नहीं किया गया है।
आज भी कई जो मुंबई शहर में लोग बसे हैं या काम करते हैं, उनकी आधी जिंदगी जो है वो प्रवास में कट गई। जी जी सर, आखिरी के 2-3 सवाल है। एक सवाल ये है सर कि आप सर मुंबई कांग्रेस में एक अच्छे ओहदे पे हैं, अच्छे अपनी बातें आगे राहुल जी तक पहुंचाते हैं। आपको नहीं लगता सर कि मुंबई में युवाओं की ज़रूरत ज़्यादा है, ना कि पुराने कांग्रेसी जो हैं, जो आज भी अपना एक गढ़ बना के रखे हैं, उनको चेंज करके युवाओं को मौका देना चाहिए? देखिए, हर पार्टी के अंदर इस तरीके की बातें होती है। पार्टी के जो सीनियर है उनकी भी ज़रूरत है और पार्टी में युवाओं की भी ज़रूरत है। तो भाई आप देखिए कि जो भी मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बन रहे हैं या जो भी मिनिस्टर्स बन रहे हैं, वो ज़्यादातर जो है वो युवा है। आप तेलंगाना का अगर आप देख लो, या अभी आप केरला में आप देख लो, या आप हिमाचल में आप देख लो, ठीक है ना, ज़्यादातर जो है यंग लोगों को जो है मिनिस्टर्स बनाया गया, यंग लोगों को जो है पार्टी के दिया। आज इस देश में खाली इस बात का दुख होता है कि राहुल जी चाहते हैं कि ये देश युवाओं का हो और युवा इसको लीड करे और युवाओं के बारे में सोचा जाए। युवाओं के हाथ में जो है डंडा और लकड़ी दिया गया है कि आप जो है वो रास्ते पे जो है धमाल करिए और जेल में जाइए, और बाकी जो पॉलिटिशियन के बच्चे, बाकी के लोग जो हैं वो इंटरनेशनल में जाके पढ़े, अच्छी जगहों पे जाके पढ़े और उनके बारे में आज नौकरियां नहीं है लोगों के पास, आज धंधे करने के बारे में उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आपको क्या करना है उसका कोई सोचा नहीं जा रहा है। आप जब तक का युवाओं को प्रमोट नहीं करेंगे, युवाओं को ताकत नहीं देंगे, तब तक देश सही तरीके से मजबूत नहीं हो सकता। ओके सर, आपके जो नगर सेवक इस चुनाव में जो हारे हुए हैं, काफ़ी ऐसे नगर सेवक जो चुनाव में हारे हैं, उनका मानना है कि हमारी पार्टी ने हमें टिकट तो दिया, लेकिन ना केंद्र से, ना ही राष्ट्रीय लेवल से, ना ही उत्तर प्रदेश से कोई किसी भी बड़े नेता को चुनाव प्रचार में लाया। तो कहीं ना कहीं ये मुंबई इतनी बड़ी सिटी है, उसका चुनाव है, उसको सीरियस नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, चुनाव में हमारे जो स्टार प्रचारक थे वो कई जगहों पे आए, कई जगह नहीं पहुंच पाए होंगे। तेलंगाना के सीएम थे वो आए, हमारे कर्नाटका के लोग थे वो आए, कहीं पे हिमाचल के आए, कहीं उत्तर भारतीय के जो नेता थे। मतलब बेसिकली प्रचार है। अब हर जगह हर आदमी उस टाइम पे नहीं पहुंच पा सकता कि मैं आपको बताया। उस चुनाव के टाइम पे और आज के टाइम पे भी अगर आपको बांद्रा से मलाड आना है तो आपको कम से कम हाईवे पे ही 1.5 घंटा लगता है। ठीक है, हम कई बार बोलते हैं। तो सारी समस्या ये थी कि चुनाव का प्रचार 6 से 10 का टाइमिंग है, उस बीच कितने प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर एक प्रोग्राम दादर में है और दूसरा अगर दहीसर में रखा जाओ तो हो ही नहीं सकता। तो नियर बाय एरिया में जैसे जैसे प्रचारक मिलते गए वैसे वैसे उनको डिप्यूट करते गया और वो हिसाब से। रही बात फाइनेंशियली की, हम तो बीट ही नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी और सेना को, क्योंकि हमारे जहां मिलके खत्म हो जाते हैं, पूरी पार्टी जहां खत्म होती वहां उनको एक कैंडिडेट को फंड मिलता है। आज भी देखो, हम जीत के आए हैं, हम प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना जी। कितना 25 लाख रुपए हमारे कॉर्पोरेटर को मिला है, उनके कॉर्पोरेटर लोग को 4-4 करोड़ मिला है। तो इस तरीके से टैक्स पेयर का पैसा भी टैक्स पेयर को लगा नहीं सकते। इस तरीके से तो जुल्म चल रहा है बाकी पार्टियों के ऊपर। नहीं, मुझे लगा था ये अफवाह है, क्योंकि मुझे भी बहुत से कॉर्पोरेटर ये बात बोले थे कि जो पक्ष में है उसको 2-2, 5-5 करोड़ रुपए मिल रहा है और जो विपक्ष में है उसको 25 लाख रुपए का कोटा मिला है, जिसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ऑनलाइन है ये किस तरीके से जो है लोगों को तकलीफ देने का काम कर रही है। अब जीत के आने के बाद हमारी भी सरकार थी, मैं भी पालक मंत्री था, हम कम ज्यादा करते हैं। हम हमारे विधायक को 5 करोड़ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक को 3 करोड़ देंगे। हमने 30 लाख थोड़ी देने का काम किया है, क्योंकि उसकी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसकी भी अपनी जिम्मेदारी, उसके भी अपने लोग हैं। लेकिन इस तरीके से नफरत करना या इस तरीके से झगड़ा करना या हारने वाले को दुश्मन समझना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। आपने अभी केरला का देखा होगा, जब स्वेरिंग हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी जो है वो जो हारे हुए मुख्यमंत्री को जाके उन्होंने जो है हाथ मिलाया, उनको वहां पे बुलाया, उनको रिस्पेक्ट दिया। जीतने के बाद में वो हारे हुए मुख्यमंत्री के घर पे गए और उनको जो है साथ में मिलकर काम करने की बात किया। चुनाव जीतना हारना, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, सुषमा जी जैसे भी लोग थे, कई ऐसे सीनियर लोग थे। हार जीत तो होती थी लेकिन कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं होता था। ये तो नया दौर चला है, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को कुछ और जगह ले जाया जा रहा है। जी सर, मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तो इसलिए मैंने एक भी सवाल हिंदू मुस्लिम करके आपसे नहीं किया। उसका कारण यह था कि मैंने हमेशा आपको देखा है
कि किसी हिंदू कार्यक्रम में गए हैं तो एक पंडित जी ने आपको टीका भी लगाया है, और मैं खुद भी देखा हूँ अभी सहारा स्टार के एक माता की चौकी में आप गए थे जहाँ पंडित जी ने आपको कलेवा भी बांधा था, आपने बनवाया। इसलिए मैंने आपसे एक भी हिंदू मुस्लिम सवाल नहीं किया, क्योंकि ये क्लियर है कि असलम से कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता हैं जहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं। अभी अभी रिसेंटली एक खबर आई है जो मुझे लग रहा है कल या आज की होगी, जिसमें किरीट सोमैया जी ने कहा है कि एक भी बकरा कटा तो इसका जिम्मेदार मुंबई पुलिस होगी। ऐसा है कि आपके पास या मीडिया में के पास जाके बोलने की क्या जरूरत है? जी आप विरोध में है क्या? नहीं, अब सरकार में आपके अपने मुख्यमंत्री है, आपका अपना होम मिनिस्टर है, बुलाइए अपने कैबिन में और बोलिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सरकार के जो एसओपी होते हैं, सरकार के जो कायदे होते हैं, उस कायदे के हिसाब से काम होना चाहिए। आप बाहर क्यों लोगों को धमका रहे हो? आप बाहर क्यों लोगों को डरा रहे हो? मैं यही कहता हूँ कि जो डिसाइड करना है अपने कैबिन में करिए, अपने कैबिनेट में करिए, डिसाइड करके बोलिए। जैसे हम कैबिनेट में थे, हमने डिसाइड किया था कि कोरोना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। हमने तो जो मोदी जी ने बोला वो किया। हमने तो ये नहीं बोला कि भाई मोदी जी ने बोला है कि भाई आप बाहर मत निकलो, और तो हम हमने लोग बोला बाहर नहीं आप निकलो। निकलो करके। हाँ। जो हित की बात है वो हित की बात है, जो हित की बात नहीं है, जो नहीं है, जो कानून में बैठता है वो करिए, जो कानून में नहीं बैठता है वो मत करिए। जी जी सर, आखिरी 2 संदेश चाहता हूं मैं। एक संदेश कि ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दूसरा, आज की युवा को राजनीति में आनी चाहिए तो कैसे आनी चाहिए उस बारे में। नहीं तो घर वाले बोलते हैं कि क्योंकि जैसा आपने कहा कि उनके नेताओं के बच्चे जो है वो नेतागिरी में आ जाते हैं, टिकट मिल जाता है, और गरीब का बंदा हमेशा झंडा लेके चलते रहता है। तो युवाओं को क्या बोलेंगे, राजनीति में आना है कैसे आना है? दूसरा, जो हिंदू मुसलमान करे उसके लिए। देखिए, हिंदू मुसलमान करके या जाति जाति में भेद करके ना तो कंपनी चलेगी, ना तो राज्य चलेगा, ना देश चलेगा। अगर प्रगति होती है तो सबके साथ मिलके ही होती है। जो टीम वर्क होती है वही टीम जीतती है, चाहे क्रिकेट टीम हो, चाहे कॉर्पोरेट टीम हो, चाहे देश की टीम हो। अगर तरक्की करना है तो हम एक उंगली से खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते, पूरी उंगली लगानी पड़ती है। तो उसी तरीके से सबको लेके चलेंगे तो ही तरक्की होगी। देश का एक तबका, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समाज का, वो दबा रहेगा तो बाकी के लोग खुश रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको रहने का, खाने का, पीने का अधिकार है, सबको लेके चलेंगे तो ही चलेगा। जब जब नफरत में बटेगा तब तक जो है वो सही परिणाम देश के लिए अच्छा नहीं होगा। सब मिलके चलेंगे तो ही देश तरक्की करेगा। और क्रिटिसाइज घर में बैठ के करके क्या फायदा है? पढ़े लिखे युवा जब तक का आएंगे नहीं मैदान में, समझेंगे नहीं, घर में बैठ के बोला अरे ट्रैफिक हो रही, ट्रैफिक क्यों हो रही, उसका हिस्सा बनो, बनो विधायक, बनो सांसद, बनो कॉर्पोरेटर, बनो आप इस सिस्टम का हिस्सा और आओ। आपने देखा नहीं कि अभी आपने तमिलनाडु में क्या हुआ? बना ना एक आदमी ने, बना लोग तैयार बैठे हैं, कंटाल चुके हैं लोग, लेकिन कोई आगे आए। आप खाली घर में बैठ के क्रिटिसाइज करोगे, मीडिया को दबा रखा है, फलाने ने क्या बोला है। कितने बड़े बड़े मीडिया के जो एंकर थे, पर्सनल यूट्यूबर क्यों बने? सही बात, क्यों निकाला गया? कोई है उसके ऊपर पूछता है? कई जो जजेस ने जो जजमेंट दिए हैं वो कैसे राज्यसभा में पहुंचे? क्यों पहुंचे भाई? आप जजमेंट देते हो, उसके 6 महीने बाद राज्यसभा पहुंच जाते हो। क्या लोगों का सोच होगा? क्या आप पे विश्वास होगा? ये बात तो प्रश्न चिन्ह होगा ही ना जी। तो जब तक युवा इसमें शामिल नहीं होगा तब तक सही तरीके से उनको न्याय नहीं मिलेगा जी। वो कितना भी क्रिटिसाइज करें, किसी भी पार्टी को क्रिटिसाइज करें, जब तक वो सोच विचार नहीं करेंगे, अच्छे को अच्छा नहीं समझेंगे, बुरे को बुरा नहीं समझेंगे और बदलाव की राजनीति जब तक नहीं करेंगे तब तक उनको जो है कंपटीशन नहीं रहेगा तो उनको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जी जी, सही बात। धन्यवाद सर। और आप देख रहे थे बिंदास अंदाज में बात करने वाले विधायक असलन शेख जी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे सवाल थे जो मैंने नहीं पूछा है, आपको लगता है पूछना चाहिए, तो आप मेरे कमेंट्स में डालिए, मैं पूछ के उसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।